टुकड़ुक 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 करके तन दिन ना करीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी। फिर ये कहते हैं हमारे पास तो मौजे हैं, हमारे पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसको चाहे उसको क्या मेटल जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आपको पता है जो पोटेशियम है वो मूवी इंडस्ट्री की तरह किंग खान है, कहां पर? अपने पीरियोडिक टेबल में। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो गोल्ड है जो सिल्वर है वो उतने बड़े एक्टर नहीं है। वो उतने बड़े एक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाते हैं। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग मेटल अपनी कैसे रिएक्टिविटी को शो करते हैं, कौन यहाँ पर सबसे बड़ा एक्टर है यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, और कौन है जो बेचारा सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। ना सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपनी रिएक्टिविटी दिखाते हैं, बट साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जिन मेटल्स को हमने तबाही नाम से पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल ने मिलकर मचा दी थी तबाही, वो मेटल और नॉन मेटल आए कहां से हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, वो आते कैसे हैं हमारे पास। तो चलिए बगैर किसी देरी के कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब यहां पर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहां पर एक शाहरुख खान रहने वाला है और अगर हम बात करें एक अमिताभ बच्चन रहने वाला है। सभी की जो पॉपुलैरिटी है वो एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पे मैं पॉपुलैरिटी वर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप समझिए यहाँ पर पॉपुलैरिटी को मैं डिनोट कर रहा हूं रिएक्टिविटी से। जो जितना ज्यादा पॉपुलर उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, जो कम रिएक्टिव उसकी पॉपुलैरिटी कम से कम। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और वो पर्टिकुलर मेटल नीचे रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। इसका मतलब है कि अलग अलग जो मेटल रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी एक दूसरे से कैसी रहती है? अलग रहती है। कैसी रहती है? एक दूसरे से अलग रहती है। तो इसी बेसिस पे जब हम क्या करते हैं इनको अरेंज करते हैं, जब मेटल्स को हम अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या हम बात करें जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और जब ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। अब डिफिकल्टी ये आती है कि इसको याद हम कैसे करें। तो याद रखो हम आ गए हैं यहाँ पर और हम आपके सारे डाउट्स को बहुत आसानी से क्लियर करने वाले हैं। सिंपल सा मेरे साथ यहाँ पर याद करना कि इसे हमें याद कैसे करना है। देखिए के फॉर करीना, के फॉर क्या है? करीना। एने, एने का मतलब क्या है? ने। करीना ने, किसने? करीना ने। सीए, सीए का मतलब कार, करीना ने कार। एमजी मतलब मांगी, करीना ने कार मांगी। करीना ने क्या मांगी? कार मांगी। ऑल्टो ज़ेन फेरारी, ऑल्टो का मतलब हमारा एल्यूमिनियम, ज़ेन का मतलब जिंक, फेरारी का मतलब क्या आ जाता है? आयरन यानी Fe। फिर भी का मतलब क्या आ जाता है? लेड आ जाता है। इनके बीच में आपको याद रखना है कि एक नॉन मेटल प्रकट हो जाता है और आकर बोलता है तन धिन्ना करके आ जाता है, क्योंकि हमें उसे क्या करना है? याद रखना है। तो क्या पढ़ा हमने? करीना ने कार मांगी। किसने मांगी कार? करीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांग रही है करीना? ऑल्टो दे दो, ज़ेन दे दो या फेरारी दे दो। मतलब मैडम 2 लाख वाली गाड़ी में भी खुश है और मैडम 2.5 करोड़ वाली गाड़ी में भी खुश है। मतलब यहाँ पर डाउट तो है कि वो बड़ी गाड़ी तो चलाना चाहती है, बट जिसका साइज कैसा रहे? कॉम्पैक्ट सा रहे, छोटा सा रहे। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। फिर भी के बाद हमने आए कि वहां पर एक नॉन मेटल केमिस्ट्री दीदी की वजह से आ जाता है और कहता है कि केमिस्ट्री दीदी के भिजाए गए मेटल हैं हम, जो कि क्या करते हैं? यहाँ पर आकर प्रकट हो गए हैं। तो ये आ जाता है बीच में। फिर भी वो क्या कहती है? क्यों मिली। अब यहां पर आप बोलोगे क्यू से सीयू तो समझ में आ रहा है, बट आप मिली से Hg को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो याद करो मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम क्या थे? जहां पर सारे मेटल सॉलिड रहते हैं, मरकरी और गैलियम कैसे रहते हैं? लिक्विड रहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें जो Hg है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से इसे हम कैसे याद रखेंगे? मिली से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? मिली से याद रखेंगे। कौन सी गाड़ी मैडम को मिल जाती है? मैडम को मिल जाती है सिल्वर ऑडी। क्या मिल जाती है? सिल्वर ऑडी। अब आप बोलोगे ये तो इतना डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कैसे याद करेंगे? करीना ने कार मांगी। क्या मांगी करीना ने? करीना ने कार मांगी। ऑल्टो ज़ेन फेरारी। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फेरारी। फिर भी के बाद हमने देखा बीच में आ गया एक नॉन मेटल। क्यों मिली? मिली से क्या आ जाता है? मरकरी।
कौन सी वाली गाड़ी मिल गई मैडम को? मैडम को मिल जाती है सिल्वर ऑडी। तो कैसे याद रखेंगे? करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी? ऑल्टो ज़ेन फेरारी। करीना मैडम ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी? ऑल्टो दे दो या ज़ेन दे दो या फेरारी दे दो। बट उनके जो फादर थे उन्होंने बोला फिर भी, वहां पर वो गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, तो वो फिर भी से लेड आ गया और उसके बीच में एक नॉन मेटल आया। क्यों 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 मतलब क्या आ जाता है? कॉपर। कौन सी गाड़ी मिल गई मैडम को? क्यों मिली? मिली के बाद मर्करी, सिल्वर ऑडी। कैसे याद रखे? करीना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फिर भी के बाद हाइड्रोजन क्यों मिली? कौन सी ऑडी मिलती है उनको? सिल्वर ऑडी। कैसे याद रखे? करीना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। तो यहां पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली मेटल्स का क्या है? अरेंजमेंट, जिसमें सबसे ऊपर वो मेटल आते हैं जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है, बीच में वो मेटल आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट रहती है, और सबसे नीचे वो एलिमेंट आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहती है। इसका मतलब है जो हायर रिएक्टिविटी वाले हैं ये आएंगे, किसी के साथ भी अपना रिएक्ट कर जाएंगे। जो मॉडरेट रिएक्टिव रहते हैं इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम रहती है। सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट रहते हैं ये बेचारे बहुत ज्यादा मायूस से रहते हैं। मायूस रहने के बाद बोलते हैं अरे यार, बनने के लिए तो हम मेटल बन गए, बट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के नाम पे हाइड्रोजन से भी पीछे रह गए। इसका मतलब है ये वो पर्टिकुलर एलिमेंट है या मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहती है। कैसे याद करा हमने? करीना ने कार मांगी, ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है? याद रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारा प्यारा मेटल था, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल था, उसने तो बोल दिया कि मैं क्या करने वाला हूं? अदर चीजों के साथ रिएक्ट करने वाला हूं। बट मेटल ने चुपके से मेरे कान में आकर एक बात बोली कि मैं मेटल हूं, मैं चाहूं तो नॉन मेटल के साथ भी क्या कर सकता हूं? रिएक्ट कर सकता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और अगर रिएक्ट करता है तो ऐसा बनाता क्या है, उसके पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी रहती है, और ऐसे कौन से कंपाउंड बना लेता है। आप बोल सकते हैं कि जब मेटल क्या करता है? एक नॉन मेटल के साथ मिल जाता है। जब मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिल जाता है तो वहां पर एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। मेटल ने यहां पर दोस्ती कर ली है नॉन मेटल से। जब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनकी जो फ्रेंडशिप है, इसका नाम क्या है? इनकी फ्रेंडशिप का नाम है आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है इनकी फ्रेंडशिप का? आयोनिक बॉन्ड। तो कैसे याद रखे कि जब एक मेटल आता है और नॉन मेटल से कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो वहां पर नॉन मेटल का कहता है हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वहां पर नॉन मेटल क्या करता है? मेटल के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, और जब ये फ्रेंडशिप करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा वाला है? आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पर बात आती है कि मेटल नॉन मेटल से ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि याद करिए क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स रहते हैं ये बहुत ज्यादा दीन दयाल रहते हैं। कैसे रहते हैं? दीन दयाल रहते हैं। ये कहते हैं हमारे पास तो मौजे ही मौजे हैं, हमारे पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको चाहे उसको हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो मेटल भैया आते हैं और कहते हैं लो किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए आ जाओ, किसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ले लो, किसको दो चाहिए दो ले लो। और जो नॉन मेटल रहते हैं ये वो रहते हैं अरे यार मुझे क्या करना पड़ेगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ेगा। तो वहां पर मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और उसी वजह से जो बॉन्ड बनकर तैयार होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है, और जो कंपाउंड रहता है उसे क्या कहा जाता है? आयोनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? आयोनिक कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कहां से कहां तक? एटम के बीच में, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी आयोनिक बॉन्ड का दूसरा वाला नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हम बात करें जो कंपाउंड यहां पर फॉर्म होते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि मेटल से कहां जाता है? नॉन मेटल में।
ऐसे कंपाउंड को या तो हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या तो हम क्या बोल सकते हैं आयोनिक कंपाउंड। मतलब भैया हमने मेटल की और नॉन मेटल की करवा दी दोस्ती, जब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रहता है वो कौन सा वाला बॉन्ड रहता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है जल्दी बताओ आयोनिक बॉन्ड। तो हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया। बट अगर हम बात करें इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, चलो उसको देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि हम क्या देख रहे थे कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, इनके बीच में ऐसा होता क्या है कि ये क्या कर लेते हैं अपनी दोस्ती को बढ़ा लेते हैं और मेटल भैया कहते हैं आजा नॉन मेटल, आजा नॉन मेटल, मैं क्या करने वाला हूं तुझे फ्री में इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं। नॉन मेटल कहता है भाई साहब बिल्कुल दे दीजिए, मेरे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चलिए देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये बनता कैसे है। सोडियम क्या है हमारा, सोडियम हमारा रहता है मेटल। सोडियम क्या रहता है हमारा मेटल रहता है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए कि जब सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है हमारा मेटल है, और क्लोरीन जो कि क्या रहती है नॉन मेटल रहती है, ये आपस में किस तरीके से क्या करते हैं कंपाउंड को बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा सोडियम का नंबर कितना है 11 नंबर है भैया। 11 होने के कारण उसका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहता है फ्री रहता है। ध्यान दो, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में चले गए 8, तीसरे वाले के लिए कितना बचा 1 बचा। अब या तो सोडियम के सामने प्रॉब्लम आई कि मुझे किसी से 7 उधार लेना पड़ेगा या किसी को 1 देना पड़ेगा, तो सोडियम कहता है भैया 7 मांगने से अच्छा तो है कि मैं क्या करूं अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं खुद भी स्टेबल हो जाऊंगा और सामने वाले जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो बेचारा भी मुझे थैंक यू कहता हुआ क्या बोलेगा कि भाई साहब मेटल जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने क्या किया मेरे आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करवा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि जो क्लोरीन आता है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे। 17 का मतलब है पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में आ जाते हैं 7। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में अगर हम काउंट करें 8, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्लोरीन है इसके पास कितनी डेफिशिएंसी है 1 की डेफिशिएंसी है। और अगर हम बात करें जो सोडियम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मेटल क्या कहेगा कि आ जाओ क्लोरीन आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। और क्लोरीन दीदी बोलती है ठीक है आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो मैं क्या करने वाली हूं आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लूंगी। जब मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इनके बीच में फ्रेंडशिप क्रिएट होने लगती है। और लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा वो कौन सी फ्रेंडशिप रहती है आयोनिक बॉन्ड वाली। मतलब ये मिलकर कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा Cl है 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। क्लोरीन की अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ध्यान देना यहां पर जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, सोडियम ने क्या कर लिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा क्लोरीन के पास चला जाएगा। और जब ये क्लोरीन के पास गया, आप अगर ध्यान दें ये किसके पास चला गया क्लोरीन के पास। अभी वो रेड वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर था बट अब किसके पास चला गया है क्लोरीन के पास। जब ये क्लोरीन के पास चला जाता है तो जाने के बाद ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब भैया ये स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और हमें एक बात पता है आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। और इसके बारे में अगर हम बात करें आप इसको ध्यान से देखिए इसके पास कितने हो गए, पहले इसके पास 2 थे 8 थे बट कितना था 7 था। बट अगर हम बात करें जब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है जब इसको ले लिया इसका मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट शेल भी 7 की जगह पर कितना वाला हो गया 8 वाला हो गया। तो मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये भी स्टेबल हो गया और वो खुद भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, वो खुद भी क्या हो गया स्टेबल हो गया।
जब ये स्टेबल हो जाता है तो हम देखते हैं जो अपोजिट चार्ज रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, आपने अपोजिट सेक्स या हो सकता है आप एक लड़के हैं तो जनरली अगर हम बात करें आप एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, और अगर आप एक गर्ल है तो अगर हम बात करें नेचुरली आप एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से इंसानों के केस में देख सकते हैं, एनिमल के केस में देख सकते हैं, और प्यारे मेटल और नॉन मेटल के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब मेटल होने की वजह से कौन सा चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, और ये कौन सा चार्ज ले आते हैं, नॉन मेटल होने के कारण नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं तो इनके चार्ज स्टेबल हो जाते हैं और ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा वाला कंपाउंड बनाते हैं? एक स्टेबल कंपाउंड यहां पर बना लेते हैं। अगर यहां पर ध्यान दिया जाए, इनके पास पॉजिटिव इनके पास नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। जब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए तो वहां पर हमने देखा एक नया कंपाउंड बनकर निकला जिसका नाम क्या रखा गया, NaCl। क्या नाम रखा गया इसका? NaCl। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो गहरी दोस्ती है उसका नाम क्या है? इस गहरी दोस्ती का नाम है आयोनिक बॉन्ड। इस गहरी दोस्ती का नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। तो हमने क्या देखा यहां पर? हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे क्या है मेटल हैं, जब वो नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड है कैसा, और अगर हम बात करिए टिकेगा या नहीं टिकेगा, या कभी भी कोई इसको एक लात मारेगा और ये बेचारा मैं उदास हो गया, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कह देता है? बिल्कुल नहीं। देखो कैसे आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड। आयोनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब ये सॉलिड रहते हैं और उसका कारण रहता है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काफी ज्यादा रहती है। दे आर जनरली ब्रिटल। बट अगर हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हो। अगर हमने क्या कर दिया है, बाहर से बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल कर लिया है। जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं इनका मेल्टिंग, और अगर हम बात करें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करना है तो मुझे काफी ज्यादा टेम्परेचर, और अगर हम बात करें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी जाकर या तो वो मेल्ट करेगा या तो वो क्या करेगा, बॉइल करेगा। मतलब आयोनिक कंपाउंड होने के कारण ये सॉलिड है, और अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, बट प्रेशर अप्लाई करने पे ब्रेक कर जाता है। और साथ ही में हमने देखा मेटल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इनका, हाई है। दे आर सॉल्युबल, बट बेचारे कैसे रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। अगर आपको केरोसिन, पेट्रोल और अगर हम बात करें वाटर वगैरह में मिला दे तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ये कैसे रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। ये क्या कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अपने सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब है कि अगर मैंने किसी जगह पे नमक डाल दिया, अब मैं सोचूं नमक के बीच में से मैंने वायर लगा दिया और वायर इस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएगा, इस तरफ तक पहुंचा देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और उसका एक ही रीजन है कि ये क्या नहीं करते हैं, जब तक फ्री स्टेट में नहीं आएंगे, जब तक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, तब तक ये क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब ये सॉलिड स्टेट में नहीं कर पा रहे, बट अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करवा देते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने की वजह से ये अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर जब लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तो क्या कंडक्ट करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। और जो सोल्यूशन वाला या एक्वा स्टेट रहता है उसके अंदर, इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई देखने को मिल जाती है। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ, तो जैसा कि अब अगर हम बात करें, अब हम किस पर आ चुके हैं, मेटल के अकरेंस पर आ चुके हैं। क्योंकि याद करिए हमने पढ़ा कि जो मेटल और नॉन मेटल हमारे एनवायरनमेंट में आके इतनी मौज कर रहे हैं, तो वो आते कहां से हैं, उनका घर कहां पे है,
क्या उन्हें हम लेने जाते हैं या वो हमारे पास चलकर आ जाते हैं? इसका मतलब है क्या भैया वो टुकड़ुक 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 करके आगे आ जाएंगे, या हम बात करें उनको डरा के, उनको धमका कर, रॉकी भाई बनकर हमें क्या करना पड़ेगा, ए मेटल जल्दी से बाहर आ जा, क्या वो ऐसे बाहर आएंगे? इसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमें बताएगा कि जो मेटल रहते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और मेटल्स निकलते कैसे हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के मेटल रहते हैं, जैसे याद करिए हम पढ़कर आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। कुछ मेटल रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, कुछ मेटल रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम रहती है, और अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेटल रहते हैं जो बेचारे बेबस और लाचार रहते हैं, और बेबस और लाचार रहने के कारण हम देखते हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा कम रहती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, लो है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा मेटल है ये हमें किस फॉर्म में मिलता है। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, मेटल आपको फ्री स्टेट या हम बात करें नेटिव स्टेट में मिल सकता है। अब ये फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट क्या रहता है, वो पर्टिकुलर स्टेट जिसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं रहती हैं, ये अपने प्योरेस्ट वाले फॉर्म में रहता है। इसका मतलब अगर आपको गोल्ड वाला पत्थर मिल जाए तो आप जाके दुकानदार को वो गोल्ड का पत्थर दे दो, वो क्या करेगा, उसको वेट करेगा और आपकी चांदी चांदी कर देगा। अब आप बोल रहे भैया चांदी करवा रहे हो, वो तो हमें पैसे देगा ना, बिल्कुल पैसे देगा, बट मान लो बेटा तेरा मन करा कि वहां पर तू क्या लेना चाहता है, सिल्वर लेना चाहता है, चांदी लेना चाहता है, तो वो तुझे क्या कर देगा, इसके बदले चांदी दे देगा। क्या वो चांदी ऐसी दिखाई देगी? अरे नहीं बेवकूफ, वो कैसी दिखाई देने वाली है, वो हो सकता है वो चेन के फॉर्म में हो सकता है वो रिंग के फॉर्म में हो। अब तुम ठहरे भैया, हो सकता है तुम ब्लॉक के फॉर्म में भी ले आओ कि भैया मुझे तो 1 किलो सोना चाहिए, सॉरी 1 किलो बोल रहा हूँ, सोना बहुत महंगा है, मान लो 1 किलो वो क्या बोल दिया जाए, चांदी बोल दी जाए कि ये लो सोने का पत्थर, मुझे तो क्या करो आप 1 किलो वाली चांदी उठाकर दे दो। आज तो मैं क्या करूंगा, अपने सर पर रख के 1 किलो चांदी को क्या करूंगा, घर लेकर चला जाऊंगा। तो जो मेटल है वो हमें किस स्टेट में मिल सकते हैं, अपने फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। और दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें, दूसरा रहता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट रहता है जिसके अंदर हम नोटिस करते हैं कि जो मेटल रहता है वो क्या करता है, कभी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, कभी सल्फर के साथ मिल जाता है, कभी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, कभी कार्बन के साथ मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि जो मेटल रहते हैं, याद करिए क्या पढ़ कर आए हैं, वो तबाही मचाने आए हैं, और जब तक वो तबाही नहीं मचाएंगे तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो अपनी ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिल सकता है। मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, और ये क्या हो जाता है, मेटल नाइट्रेट। इतने अलग अलग फॉर्म में मेटल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और यहां पर हम यही पता लगाएंगे कि इन पर्टिकुलर कंबाइंड स्टेट से हमारे प्यारे मेटल को हम बाहर कैसे निकालते हैं। भैया फ्री स्टेट से क्यों नहीं निकालोगे, तो जब हमने देखा कि वो अपने एक्चुअल स्टेट में पाए जा रहे हैं तो क्या उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बट अगर हम बात करें जिनके पास ऑक्साइड है, जिनके पास कार्बोनेट है, सल्फाइड है, या हम बात करें नाइट्रेट है, उनको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बदलना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक उन्हें हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, क्या तब तक उन्हें यूज कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखो होगा क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा मेटल रहता है वो किस फॉर्म में मिलता है, मिनरल के फॉर्म में मिलता है। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल। जब हमारा मेटल का नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या करता है, अपनी अदर इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिनरल। इसका मतलब है भैया कि अगर उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसके अंदर गंदगी लगी हुई है, उसके अंदर पेड़ पौधे मिल रहे हैं, और अगर हम बात करें उसके अंदर कोई ऑक्साइड कार्बोनेट मिल रहा है मेटल के साथ, तो वो क्या बनाता है, मिनरल बनाता है। दैट एग्जैक्ट तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। नीचे अपनी नोटबुक में लिख लेना कि मिनरल क्या है। जब मेटल क्या करता है, अदर इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, मिनरल बोलते हैं।
और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, जो हमारा क्या रहता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल रहता है, वो उससे हम क्या निकालते हैं, ओर निकालते हैं। अब भैया ये ओर क्या आ गया, जब आप क्या करें, उस मिनरल को प्रॉफिटेबल मैनर में, किस मैनर में, प्रॉफिटेबल मैनर में एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उसे क्या कहते हैं, हम ओर कहते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। क्या कहना चाहते हो, मान लो तुम्हें 10 किलो वाला पत्थर मिल गया, मान लो ये तुमने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर मेटल निकाला, ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर मेटल आ गया। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर जो मेटल है वो तो सिर्फ थोड़ी सी जगह पर है, बट अगर हम बात करें बाकी सारी जगह पर क्या है, इंप्योरिटीज है। अगर तुम तुम्हारे मेटल को प्रॉफिटेबल मैनर में निकाल पाओ, प्रॉफिटेबल का मतलब है 1 लाख रुपए अगर तुमने वहां पर खर्च किए हैं और 1 लाख खर्च करके तुम 2 लाख का वहां पर क्या निकालो, मेटल निकालो, तभी जाकर वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज तुम क्या नहीं करोगे, ना तो अपना टाइम ना तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे। तो मिनरल एक और कब बनता है, जब उसके अंदर मात्रा कैसी रहती है, मिनरल की ज्यादा रहती है। और अगर हम बात करें जो गंदगी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है उसे क्या कहा जाता है, गैंग्यू। क्या कहा जाता है उसे, गैंग्यू। गैंग्यू बेसिकली क्या है, ओर्स कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। तो जो अलग अलग प्रकार की इंप्योरिटीज हैं, जैसे सैंड हो सकता है, रॉकी सब्सटेंस हो सकता है, या अदर चीजें हो सकती हैं, उन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू। क्या बोलते हैं, गैंग्यू। तो हमने क्या देखा कि मिनरल वो पर्टिकुलर मेटल है जो अपनी इंप्योरिटीज के साथ मिलता है। अगर उन इंप्योरिटीज से हम उसको प्रॉफिटेबल मैनर में निकाल सकते हो तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ओर कहते हैं। और जो इंप्योरिटीज रहती हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग्यू। उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग्यू। अब ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करती है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। अब भैया ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री क्या है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो आपके घर में क्या करती है, लोहे का सामान बेचकर बेचती है। तो क्या भैया वो कॉर्नर पे जो क्या कहते हैं वेल्डिंग करता रहता है, पाइप तोड़ के बनाता रहता है, नहीं। उस पर्टिकुलर वेल्डर के पास जो पाइप आते हैं, जो लोहा आता है, वो जिन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। और ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मेटलर्जी वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जहां पर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं और उन्हें अपने सबसे प्योरेस्ट वाले फॉर्म के अंदर लेकर आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या करती है, मेटल्स के अंदर से जो पर्टिकुलर गंदगी रहती है उसे रिमूव करती है, उसका रिडक्शन करती है। रिडक्शन कैसे करेंगी, उसका ऑक्सीजन हटाएंगी, उसका कार्बन हटाएंगी, उसका सल्फर हटाएंगी, कार्बोनेट हटाएंगी, सारी चीजों को उन्हें क्या करना है, अलग करना है। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर जो मिनरल मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं भैया इन्हें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब यहां पर अगर हम बात करें, लास्ट वाली प्रोसेस होने वाली है रिफाइनिंग। मतलब आपकी सारी गंदगी हटा दी, बट उसके बाद आपको अपने ऊपर पानी भी तो डालना पड़ेगा ताकि जो पर्टिकुलर गंदगी लगी हुई थी वो सब क्या हो सके, वहां पर हट सके। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन पर्टिकुलर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो बेचारे सबसे ज्यादा नीचे आ जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो भोले भाले क्या रहते हैं, हमारे मेटल रहते हैं, वो किस तरीके से अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो आज, हाँ, तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वो पर्टिकुलर मेटल जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कैसी रहती है, कम रहती है। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा लोअर रिएक्टिविटी पर आ जाते हैं वो मेटल। अब इन मेटल्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर क्या क्या आ जाता है, ये आ जाते हैं, गोल्ड आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है। ये ज्यादातर क्या करते हैं, अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं। बट अगर हम बात करें, कई बार हम देखते हैं ये किसके साथ आ सकते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ। किसके साथ आ सकते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ। मतलब कैसे याद रखें कि वो पर्टिकुलर मेटल जिनके अंदर आप गोल्ड ले आए, आप क्या ले आए, सिल्वर ले आए, गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, फिर अगर हम बात करें आपका प्लेटिनम आ जाता है, ये वो पर्टिकुलर मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम है। ज्यादातर ये कैसे मिल जाते हैं, ज्यादातर ये अपने फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें
कई बार क्या करते हैं, ये अपने कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और जब ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं तो इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मानकर चलो आपको ऑक्साइड वाला कोई और मिलता है, जैसे कॉपर हो गया, या हम बात करें वहां पर आपका क्या रह सकता है, मरकुरी रह सकता है। मरकुरी के अलावा आपके गोल्ड वगैरह आ सकता है, प्लेटिनम वगैरह आ सकता है। अगर वो केवल और केवल अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, बस हीट करके, मतलब नीचे से अगर हम उसमें आग लगा दे तो आग लगाने के बाद उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन रहती है वो सब हट जाती है। बट जब सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है तो होता क्या है, जैसे अगर आप यहां पर देखें, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड को हमने क्या करा, यहां पर तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जब क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, तो हमें कॉपर किस फॉर्म में मिल गया, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया। और ये जो सल्फर था ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड बना लेता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी और आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है तो आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो किस स्टेट में आ जाता है, ऑक्साइड वाले स्टेट में आ जाता है, और सल्फर क्या बन जाता है, सल्फर ऑक्साइड। और कभी भी जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनकर मेटल आता है, मतलब मेटल ऑक्साइड आती है, उस मेटल ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, मेटल सल्फाइड के साथ, मतलब जब हमने कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया तो वो क्या बना लेता है, कॉपर और सल्फर ऑक्साइड। कॉपर का कैसे याद रखें कि जब कॉपर अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हम कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, कॉपर को अपने फॉर्म में ले आता है और सल्फर ऑक्साइड को क्या कर देता है, हटा देता है। दैट्स इट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सल्फर को हटा सकते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको जो याद रखना है वो क्या है, सिनेबार। क्या रखना है, सिनेबार। अगर लोअर रिएक्टिविटी वाला आपसे कोई क्वेश्चन आया कि जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उनमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सा आने वाला है, सिनेबार। क्या भैया ये सिनेमा में क्या कहते हैं जाकर बार देखने वाला है, नहीं पागल। जब मरकरी अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है, तो जैसा कि हम सिनेबार के बारे में पढ़ रहे थे कि सिनेबार को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यहाँ पर जो हीटिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग के प्रेजेंस में, या हम बात करें हैवी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब इस सिनेबार को हीट किया गया तो ये किस में टर्न हो जाता है, ये टर्न हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर ऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाती है। बट कॉपर से ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है, जहां पर कॉपर के साथ आपने कॉपर सल्फाइड लिया था, यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड केवल और केवल हीट किया जाता है और ये मर्क्यूरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो सिनेबार जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिनेबार को हम याद कैसे रखें कि जब सिनेबार हमें सल्फाइड के फॉर्म में या मर्क्यूरी हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर जो हीटिंग रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के कारण जो मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है वो अपनी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो सल्फर ऑक्साइड बन जाता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है ये नॉर्मल हीटिंग के वजह से ये अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को आप हीट करते हैं तो बेचारी जो ऑक्सीजन रहती है वो दूर भाग जाती है, डर जाती है, और जैसी ऑक्सीजन हट जाती है मर्क्यूरिक मेटल हमें मिल जाता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।